अब टोटल फिजिक्स में हमको दो टाइप के पेंडुलम पढ़े। एक है सिंपल पेंडुलम दैट विल स्टडी ऑसिलेशन, और दूसरा टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम जो कि अभी पढ़ रहे हैं। एक एमसीक्यू एटलीस्ट 1 मार्क इससे आते हैं ये टॉपिक से, ठीक है। यानी एमसीक्यू लास्ट टाइम मेरे ख्याल से एमसीक्यू था कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो ऑसिलेशन से या इससे 1 मार्क एटलीस्ट होता है, मैक्सिमम जाएगा 3 मार्क, मैक्सिमम क्वेश्चन 3 मार्क या मिनिमम 1 मार्क। तो गिव हेडिंग कोनिकल पेंडुलम। Now, before we study conical pendulum, let us see what do we mean by just pendulum. सबसे पहले ये समझते हैं पेंडुलम क्या चीज है। सो ध्यान देखो पेंडुलम क्या होता है। तो लेट मी टेल यू, ये एक टाइनी मास होता है। टाइनी मास दैट मीन्स अ वेरी स्मॉल मास कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जनरली एक मासलेस से स्मॉल पार्टिकल पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकल, तो हम उसको स्फेरिकल बॉब के शेप में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइनी मास होता है और इसको हम कनेक्ट करते हैं एक लॉन्ग मासलेस फ्लेक्सिबल और इनएक्सपेंसिबल स्ट्रिंग से। ये जो स्ट्रिंग होता है ये लॉन्ग है, मासलेस है, फ्लेक्सिबल है और इनएक्सटेंसिबल है। कभी डेफिनेशन आ गई तो ये LMFI याद रखो कि जो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। लॉन्ग होता है, मासलेस है, फ्लेक्सिबल है, इनएक्सटेंसिबल है। तो लॉन्ग समझ में आता है, मासलेस स्ट्रिंग ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो मासलेस का मतलब है कि जितना लाइट हम ले सकते हैं उतना लाइट स्ट्रिंग हम दें, ठीक है। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आती है। इनएक्सटेंसिबल, हालांकि एक्सटेंशन तो होता ही है, थोड़ा सा उसमें इलास्टिसिटी तो होती है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि अज्यूम करके चलते हैं कि जो स्ट्रिंग हमने लिया उसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी, ताकि उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं हो। हालांकि अच्छा एक फैक्ट है वो मैं आगे बता रहा हूँ। तो ये एक टाइनी मास है जो कि कनेक्टेड है एक लॉन्ग मासलेस फ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, और इसको हमने सस्पेंड किया है, इसको सस्पेंड किया एक रिजिड सपोर्ट से, सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है उसको हमने बोला है कि ये क्या है, पेंडुलम। इसी को बोला जाता है कि ये पेंडुलम। A very tiny mass which is connected to a long massless flexible inextensible string suspended to a rigid support is called as pendulum. कैसे होता है तो डायग्राम से बताता हूँ। ये एक रिजिड सपोर्ट, इसकी 2 प्रैक्टिकल करनी है वैसे आएंगे, और ये एक टाइनी मास, इससे इसको बॉब भी बोला जाता है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग कैसा होता है ये मैंने बताया, ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट दिस इज कॉल्ड एज पेंडुलम। क्लियर है, आसान है समझने के लिए। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना हो जाता है लोगों को ये समझ में नहीं आता कि यार कोनिकल पेंडुलम में क्या डिफरेंस है और सिंपल पेंडुलम में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन आता सिंपल पेंडुलम को है, सॉल्व कोनिकल पेंडुलम के लिए करते हैं, पूछता कोनिकल पेंडुलम है, सॉल्व सिंपल पेंडुलम के लिए करते हैं, मार्क्स नहीं मिल पाते उससे, ठीक है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो डिफरेंस क्या है। अब सिंपल पेंडुलम क्या चीज है, तो सिंपल पेंडुलम इट इज अ टाइनी मास which is connected to a long massless flexible and inextensible string suspended to a rigid support, and this bob or this tiny mass it is performing an oscillation about the mean position। अगर इस मास को मैंने थोड़ा सा ऐसे धक्का दिया तो ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम पोजीशन। देखा ना जैसे वॉचेज में होता है, वो ऐसे जो बॉब होता है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। यानी ऑसिलेशन क्या होता है, इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन, इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। यानी अगर इसकी मीन पोजीशन मार्क करने जाओ तो ये होगी इसकी मीन पोजीशन, ठीक है।
यानी एक थ्रेड से हमने एक ऑब्जेक्ट को बांधा और उसको थोड़ा सा धक्का दिया तो वो डेफिनेटली ऑसिलेट करेगा, जैसे झूला करता है, तो वो ऑसिलेशन है। तो अगर ये जो पेंडुलम है, इफ इट इज परफॉर्मिंग एन ऑसिलेशन अबाउट अ मेन पोजीशन, देन दिस इज कॉल्ड ए सिंपल पेंडुलम। इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं अगर ये ऑसिलेशन करता है। तो फिर कोनिकल पेंडुलम क्या चीज है? कोनिकल पेंडुलम किसको बोलेंगे? कोनिकल पेंडुलम में सेम, यहां पे मैं लिखता हूं कोनिकल। अब कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? सो कोनिकल पेंडुलम, इट इज अ पेंडुलम which is suspended from a rigid support, a string which is long, massless, flexible, inextensible, but this tiny mass, it is performing a circular motion. ये जो है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। It is performing a circular motion. And this string, it is moving along the surface of the cone. जैसे एक कोन वाला सिस्टम होता है, बिल्कुल वैसे ही ये रोटेट करता है। जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करो, एक रिजिड सपोर्ट से एक थ्रेड को बांधा है और उसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग कैसे मूव करता है। और अगर तुमने इसको बॉटम से देखा तो अगर तुमने इसके पाथ को ट्रेस किया तो इट इज लाइक अ कोन। ये कोन ट्रेस करते हुए दिखेगा तुमको, और ये जो थ्रेड है ये अलोंग द सरफेस ऑफ द कोन रिवॉल्व हो रहा है। पार्टिकल ये जो है टाइनी मास, ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के पेंडुलम को बोला जाता है कि ये कोनिकल पेंडुलम, बिकॉज ये एक कोन जैसा अरेंजमेंट बनाता है। क्लियर? तीनों में डिफरेंस। Pendulum, it is simply a tiny mass which is connected to a long, massless, flexible and inextensible string. What is simple pendulum? When that pendulum, it is doing a to and fro motion or it is performing an oscillation, it is called simple pendulum. But if that tiny mass is performing a circular motion along the circumference of the circle and that string, it is moving along the surface of the cone, that is called as conical pendulum. क्वेश्चन हमको होता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो हमको इस कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछना है। अब टाइम पीरियड क्या होगा? तो ऑब्वियस बात है, अगर ये पार्टिकल पॉइंट ए पर है तो यहां से इसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड रहेगा इस टाइनी मास को, इस बॉब को, वो क्या रहेगा? टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। बराबर है ना? एक कंप्लीट चक्कर करने के लिए जो टाइम, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। पूछा कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम, सो व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड पता लग गया तो उसका इनवर्स लेंगे, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सो एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। Expression for time period of conical pendulum. So consider a pendulum which is connected to a rigid support. इस rigid support A से ये conical pendulum suspended है। ये वो string, ये स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L है, हाइट भी इसकी इतनी ही होगी, हाइट ऑफ कोनिकल पेंडुलम भी इतनी ही रहेगी, और ये परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी कैसा है? तो हॉरिजॉन्टल। सर्कुलर मोशन भी कैसा है? तो हॉरिजॉन्टल। थोड़ा सा डायग्राम प्रॉपर्ली और
ये परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, ये टाइप। सो लेट अस राइट, लेट m is the mass of this ball, m is the mass of the ball, l is the length of string, r is the radius of circle, r रेडियस है सर्कल का, और ये जो एंगल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है थीटा, इसको बोला जाता है दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल। ये थीटा जो है ये सेमी वर्टिकल एंगल है, इट इज सेमी वर्टिकल एंगल। ये ऑब्वियस बात है, जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, जब इसको हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस टाइनी मास को पकड़ के आउटवर्ड खींचेगा। अब आउटवर्ड खींचेगा तो वो जो थ्रेड है वो भी इंक्लाइंड होगा, ये वर्टिकल से ये जो स्ट्रिंग है ये भी इंक्लाइंड होगा, तो ये एंगल थीटा क्रिएट करेगा, ठीक। और ये है रेडियस और ये सेंटर ऑफ द सर्कल, क्लियर। टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ये हुआ टेंशन। इन द 11th क्लास यूएफ से टेंशन कैसे एक्ट करता है, बॉडी से हमेशा दूर, तो ये टाइनी मास है तो इससे दूर रहेगा टेंशन टुवर्ड द रिजिड सपोर्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्टिकल, तो now come to our topic. If someone is performing a circular motion, one force is very very necessary, and that force is सेंट्रीपिटल फोर्स। कल वीडियो डाला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, until and unless there is a centripetal force, no object can revolve in a circular motion। कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर ही नहीं सकता। अब डेफिनेटली अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो समवन इज प्रोवाइडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स, इवन इट्स मास इज बैलेंस्ड बाय समथिंग, किसी ने इसके मास को भी बैलेंस किया। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लाइन हुआ है, तो इसका जो वेट है, वेट ऑफ दिस पार्टिकल इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और ये वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द, कहां पे, और के सेंटर की तरफ ही हमेशा वेट, करेक्ट है। अब इसके वेट को किसने बैलेंस किया है? सो ये जो टेंशन है, ठीक है, ये जो टेंशन है, ये टेंशन खुद को रिजॉल्व करता है। ये जो टेंशन है, ये टेंशन खुद को रिजॉल्व करता है दो कंपोनेंट। सो टेंशन का ये जो ये कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब तुम स्केल से बनाओगे तो तुमको प्रॉपर्ली वो दिखाई देगा, ठीक है, मैंने प्रॉपर्ली हाथ से बना दिया डायग्राम, तो ये एंगल तुमको इक्वल दिखेगा। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कौन सा हुआ फिर, टी। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा रहेगा, जो थीटा इसके एडजेसेंट साइड होता है उसको वो कंपोनेंट cos थीटा ही होता है, ठीक है। वैसे भी तुमने कैलकुलेट किया तो ये t cos थीटा है। और इसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला, ये है t sin थीटा कंपोनेंट। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमेशा t cos थीटा ही वर्टिकल नहीं रहेगा। अभी तक इत्तेफाकन ये बात हो रही है कि हमेशा t cos थीटा ही वर्टिकल आ रहा है, वेट को बैलेंस करने के लिए t cos थीटा ही आ रहा है हमेशा, जरूरी नहीं। t sin थीटा भी कभी कभी बैलेंस कर सकता है। t sin थीटा कहाँ पे बैलेंस करता है, वेल ऑफ डेथ में, वो जो मौत का कुआं होता है वहाँ पे वेट को बैलेंस करने के लिए t sin थीटा आता है। खैर फिलहाल वो डिलीट हो गया सिलेबस से, अदरवाइज उसको पढ़ देते हैं। लेकिन अगर तुम टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे जेई नेट के लिए तो पढ़ना पड़ेगा वो टॉपिक, तो वहाँ पे t sin थीटा वेट को बैलेंस करता है।
टेक्स्ट बुक में गिवन। नाउ अब ये सारी चीजें प्रॉपर हो गई, वेट बैलेंस हो गया टी कॉस थीटा से, और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टी साइन थीटा, ये रेडियस। तो इससे ये जब टी रिजॉल्व नहीं हुआ था, ये टी जब रिजॉल्व नहीं हुआ था उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग, व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉल। तो सबसे पहले तो इसका जो वेट है mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, और क्या चीज है, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग which is along the string and towards the reducer. T is the tension in the string. लिख लेते हैं, tension in string. Now T हो गया resolved tension into two components. सबसे पहला component है इसका T cos theta. T cos theta कौन सा component है? Vertical component है। और T cos theta कर क्या रहा है? T cos theta ये बैलेंस इसको कर रहा है, वेट को, ये mg को बैलेंस कर रहा है T cos theta, करेक्ट। सो लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हिच इज द सेकंड कंपोनेंट T sin theta, और ये कर क्या रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। T sin theta ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, और ये T sin theta ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज इक्वल्स टू T sin theta। इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या कैलकुलेट करना है वैसे, टाइम पीरियड, मुझे कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान दो, क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, कैसे कैलकुलेट करो। कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। यानी अगर एंगुलर स्पीड पता लग गई तो टाइम पीरियड का आसानी से पता लगा सकते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे एम है कैलकुलेट करना एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा को कैलकुलेट करना हमारा एम है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए ये सब इसको देखोगे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का और एक फॉर्मूला है हमारे पास, mr ओमेगा स्क्वायर, या फिर v इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर रखो, तो भी यही फॉर्मूला है। चलो वैसे v, since we know that v is equals to r ओमेगा, तो m v स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, दिस इज इक्वल्स टू t sin थीटा, r से स्क्वायर कैंसिल, बची हुई चीजें हैं यहाँ पे, देखो बचा क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे बचा है mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू t sin, इसको इक्वेशन 2 बचा, इसको बोलते हैं इक्वेशन। अब मुझे ओमेगा कैलकुलेट करना है, ओमेगा मिल गया तो कैपिटल T मिल गया, सो कैन आई राइट इक्वेशन नंबर 2, इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। चलो करो, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो ये यहाँ पे है ये इक्वेशन 1 mg, इक्वेशन 2 है mr ओमेगा स्क्वायर, तो mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg, mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg, m और m कैंसिल हो गए, यानी यहाँ पे है r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, दिस इज इक्वल्स t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा, t कैंसिल, यह आ जाएगा tan थीटा। अच्छा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, ये t टेंशन है, कुछ लोग ये t कैलकुलेट करके बोलते हैं आ गया टाइम पीरियड कैपिटल T, तो इस नोटेशन को ध्यान में रखें, ये t टेंशन वाला है और हम जिसकी बात करें वो टाइम पीरियड वो अलग है, वो नोटेशन गलती से एक ले लिया अपन, सो ये आ गया कैंसिल। सो अब यहां से ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करें, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g tan थीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 मार्क कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मार्क कर लेते हैं।
अच्छा tan थीटा कैलकुलेट कर लेता हूँ फ्रॉम द डायग्राम। फ्रॉम डायग्राम tan थीटा इज इक्वल्स यस लुक एट द डायग्राम। व्हाट इज tan थीटा? ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये है आर्क और ये राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल देखो ओ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। लुक एट द ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी को देखो, उसमें tan थीटा क्या रहेगा? tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, करेक्ट? तो अपोजिट साइड कौन सी है यहाँ? आर। आर है। अच्छा एक काम करते हैं, ये एडजेसेंट साइड भी नहीं पता है, ये एडजेसेंट भी तो नहीं पता है ना अपने, ठीक है? तो बजाय इसको tan थीटा लिखने के एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और यहां से बजाय tan थीटा कैलकुलेट करने के sin थीटा कैलकुलेट करेंगे। sin थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा कितना हो जाएगा? r बाई l, करेक्ट? जो चीजें पता है वो रेशियो लिया है। अब ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। यहाँ पे क्या है? g sin थीटा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे क्या है? 6 थीटा r cos। सो sin थीटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू g इनटू sin थीटा की वैल्यू r डिवाइडेड बाय l, r बाय l इनटू दिस r इनटू cos थीटा। r से r कैंसिल हुआ और ओमेगा की वैल्यू आ गई, स्क्वायर हटा दो यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ g अपॉन l cos थीटा। ये एक्सप्रेशन है एंगुलर वेलोसिटी के लिए, क्योंकि जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके पास जो स्पीड होती है वो एंगुलर होती है, वेलोसिटी एंगुलर होती है। अब ये एंगुलर वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है। नाउ लेट अस राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में रिलेशनशिप। कैपिटल T, since we know that capital T is equals to 2 pi upon omega, ये रिलेशनशिप है। यहां से ओमेगा रख देते हैं, ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं। सो कैपिटल T is equals to 2 pi divided by अंडर रूट ऑफ g upon l cos theta। So finally I have got the expression of the time period of conical pendulum 2 pi under root of, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, ये हो जाएगा इट इज l cos theta divided by g। This is the formula for time period of conical pendulum। T is equals to 2 pi under root l cos theta divided by g। This is the expression for time period of conical pendulum। ये तो है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, लिख लेना है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। नाउ फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी वैसे क्या होती है? Frequency simply it is a reciprocal of time period। Frequency is 1 upon time period। So n is equal to कितना हो जाएगा? इसका exactly इसका reciprocal ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 1 upon 2 pi, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ g अपॉन l cos। ये एक्सप्रेशन हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम।
This is the expression for frequency of conical pendulum. क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है कि on what factor frequency of conical pendulum depends. फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम कौन से फैक्टर पे डिपेंड है? तो अब देख लेते कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड है. लुक एट द फॉर्मूला. फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, अंडर रूट g/L cos थीटा. अगर मैं g को कांस्टेंट मान दूं, अगर g कांस्टेंट मान दूं और थीटा को कांस्टेंट मान दूं, तो आई कैन राइट ये जो फ्रीक्वेंसी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L. यानी लेंथ से फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप है. यानी अगर तुमने लेंथ स्ट्रिंग की बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी कम, यानी 1 सेकंड में नंबर ऑफ रोटेशन कम होंगे अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बढ़ाई. तो थोड़ा सा लॉजिकली सोच कर देखो इसको. मान लो ये रिजिड सपोर्ट है और ये स्ट्रिंग, ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. मैंने स्ट्रिंग की लेंथ डबल कर दी तो ऑब्वियस बात है ये थोड़ा लंबा चक्कर काटेगा, तो उसके बाद ऑब्वियस बात है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसको 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा. करेक्ट. इसका मतलब लेंथ जो है अगर ये बढ़ा लें तो फ्रीक्वेंसी कम, या अगर लेंथ जितनी कम करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी. मान लो इसको हमने हाफ कर दिया, इसको ये बहुत ज़्यादा रोटेट करेगा. तो ये पहला फैक्टर है जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी. Now second factor, from the formula we can write this frequency is directly proportional to under root of g. ये जो frequency है it is directly proportional to under root of g. यानी ग्रेविटी से इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप. तो ग्रेविटी चेंज कर सकते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, होती है ना चेंज. कल को तुम एस्ट्रोनॉट बन गए और तुम मून पर चले गए तो ग्रेविटी चेंज होगी. ग्रेविटी चेंज ऑन द मून, तो ऑब्वियस बात है वहां पे ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू एज कंपेयर टू अर्थ कम है. तो ग्रेविटी अगर डाउन हुई तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज कोनिकल पेंडुलम की, हाँ कोनिकल पेंडुलम जाना मत भूलना, लेकिन ना चेक कर लेगा जाओ, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम. तो ये अलग अलग प्लैनेट पर अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग होगी. क्या अर्थ पर इसको रियलाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं. लिफ्ट में चले जाएंगे, एक लिफ्ट में लेकर इसको चेक करो तो वहां पे शायद तुमको कुछ रीडिंग्स अलग मिल सकती है. या ग्रेविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे जीरो ग्रेविटी, या इसको उठा के पानी में डाल दिया तो थोड़ा सा इस पर इफेक्ट होगा. ठीक है, वो केसेस हमको डिस्कस नहीं करते. अच्छा, और कौन सी चीज है जिस पर ये डिपेंड है? तो ये डिपेंड है और एक इंपॉर्टेंट चीज पर. सारे IITian डॉक्टर्स देखो इधर, ये 1/√ cos. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ cos थीटा. अब ध्यान दो, देखो ध्यान दो, जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, यस, if the value of theta increases, can I say value of cos theta decreases? What is the maximum value of cos theta? 1. अरे cos 0 is 1 ना. और अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई cos थीटा से, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ तो 0 पर cos की वैल्यू मैक्सिमम है, उसके अलावा दूसरी वैल्यूज पर ये मिनिमम होगी. मिनिमम यानी 1 से तो कम ही होगी. तो cos थीटा की वैल्यू, टोटल cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी. अरे समझ रहे, cos 0 1 है, ये मैक्सिमम है. अब इसके अलावा कोई भी वैल्यू लो 1 से कम ही रहेगा. तो इसका मतलब थीटा जब मैक्सिमम है तो cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी. जैसे जैसे थीटा को बढ़ाएंगे cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. और अगर cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है. तो cos थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. इसका मतलब ये है कि थीटा अगर इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी. तो अलग अलग बात है. एक तो रिलेशन cos थीटा के साथ है, एक रिलेशन डायरेक्ट थीटा के साथ है. तो अगर पूछा थीटा अगर इंक्रीज किया तो
थीटा इंक्रीज किया तो नहीं, देखो डायरेक्ट थीटा के साथ रिलेशनशिप नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि थीटा के इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि थीटा फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप डायरेक्ट थीटा के साथ नहीं है, कॉस थीटा के साथ है। तो थीटा के इंक्रीज होने से कॉस थीटा डिक्रीज होगा और कॉस थीटा डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। वो तुम अलग बात है कि तुम समझ लो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स।